Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss polity from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इन निकायों की संरचना, शक्तियों और कार्यों को मतलब स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस को बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल, चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में मौजूद विभिन्न प्रकार के निकाय या प्राधिकरण मतलब टाइप्स ऑफ बॉडी अथॉरिटीज इन इंडिया हैं कौन-कौन से। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये चाहें जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो बॉडीज हैं जिन्हें सीधे संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्थापित किया गया है। इनकी शक्तियां भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइंड होती हैं। उदाहरण के लिए इलेक्शन कमीशन, फिनांस कमीशन और यूपीएससी। सोर्स में इस पर यूपीएससी 2023 का टैग भी है जो इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अलावा एक्स्ट्रा या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं। हाँ, इन्हें सरकार के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस द्वारा बनाया जाता है, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और दूसरी एडवाइजरी बॉडीज। इनकी शक्तियां गवर्निंग फ्रेमवर्क पर आधारित होती हैं, संविधान पर नहीं। इसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडीज का जिक्र है। ये क्या होती हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज को संसद मतलब पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के एक अधिनियम यानी एक्ट द्वारा स्थापित किया जाता है। इनकी शक्तियां उस स्टैट्यूट या कानून से आती हैं जिसने इन्हें बनाया है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इसके बेहतरीन उदाहरण है। अब जुडिशियल बॉडीज की बात करते हैं। इन्हें संविधान या कानून के तहत स्थापित किया जाता है। इनका मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का मतलब डिस्प्यूट्स का समाधान करना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इसी श्रेणी में आते हैं। और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में भी बताएं। इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेशन द्वारा स्थापित किया जाता है। इनका काम कानूनों को लागू करना और प्रशासन चलाना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और विभिन्न मिनिस्ट्रीज इसके उदाहरण हैं। और आखिर में क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, ये क्या होती हैं? ये वो संस्थाएं हैं जो केंद्रीय या राज्य के स्टैट्यूट्स द्वारा बनाई जाती हैं। इनके पास सीमित न्यायिक शक्तियां होती हैं और ये कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकती हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस। अब यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। चलिए 4 प्रमुख संवैधानिक निकायों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी, इलेक्शन कमीशन ईसीआई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी की तुलना करते हैं। सबसे पहले इनके संबंधित आर्टिकल्स या एक्ट्स क्या हैं? तो सीएजी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल्स 148 से 151 पार्ट वी में है, ईसीआई का आर्टिकल्स 324 पार्ट एक्स वी में और यूपीएससी व एसपीएससी दोनों का उल्लेख आर्टिकल्स 315 से 323 पार्ट 14 में है। इनके हेड कौन होते हैं? सीएजी का प्रमुख कंट्रोलर जनरल होता है, ईसीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब सीईसी और यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के प्रमुख चेयरमैन होते हैं। और मेंबर्स की संख्या के बारे में क्या? यूपीएससी में सदस्यों की स्ट्रेंथ राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ी गई है। वर्तमान में 1 चेयरमैन और 9 सदस्य हैं, जैसा आर्टिकल 318 में बताया गया है। एसपीएससी में भी सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है और गवर्नर द्वारा निर्धारित की जाती है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीएजी, ईसीआई और यूपीएससी इन तीनों में नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। एसपीएससी में नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। अच्छा, और क्वालिफिकेशन के बारे में क्या कोई विशेष उल्लेख है? नहीं, सीएजी और ईसीआई के लिए संविधान में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, लेकिन यूपीएससी के लिए ये जरूरी है कि 50% सदस्य ऐसे हों जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 साल की सेवा का अनुभव हो। एसपीएससी के लिए भी यही 10 साल की सेवा वाली शर्त लागू होती है। अब इनके टर्म की बात करते हैं। सीएजी, ईसीआई और यूपीएससी तीनों के लिए टर्म 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले हो। एसपीएससी के लिए टर्म 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। और कंडीशंस टू रिजाइन क्या हैं? सीएजी, ईसीआई और यूपीएससी तीनों में सदस्य अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को संबोधित करते हैं। एसपीएससी में सदस्य अपना इस्तीफा गवर्नर को देते हैं। क्या इन पदों पर रिन्यूअल की अनुमति है? नहीं, इन चारों निकायों सीएजी, ईसीआई, यूपीएससी और एसपीएससी में सदस्यों के लिए रिन्यूअल की अनुमति नहीं है। चलिए अब फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की शर्तों को देखते हैं। सीएजी के लिए फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की अनुमति नहीं है। ईसीआई के मामले में यदि कोई इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त होता है तो उसका कुल कार्यकाल 6 साल से अधिक नहीं हो सकता। यूपीएससी के सदस्य रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वे यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं।
एसपीएससी के सदस्य भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वे यूपीएससी के चेयरमैन या सदस्य या किसी अन्य एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। और इनके एक्सपेंसेस का स्रोत क्या है, ये बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। सीएजी, ईसीआई और यूपीएससी, इन तीनों के खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब सीएफआई पर चार्ज होते हैं। सीएजी और ईसीआई में सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। यूपीएससी में सैलरी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। एसपीसी के खर्चे राज्य के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट सीएफएस पर चार्ज होते हैं और सैलरी गवर्नर द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आते हैं इनके फंक्शंस पर। सीएजी का मुख्य काम क्या है? सीएजी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और राज्यों के पब्लिक अकाउंट से होने वाले सभी खर्चों का ऑडिट करता है। यह केंद्र और राज्यों के डेट से संबंधित ट्रांजैक्शंस का भी ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट्स राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है, जो उन्हें संसद और विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। सीएजी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। इसका उल्लेख यूपीएससी 2012 में भी है। ईसीआई का काम डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों मतलब कंस्टिट्यूएंसीज की सीमाएं निर्धारित करना है। यह इलेक्शन मैनेजमेंट भी करता है, जैसे नोटिफिकेशंस, नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी और राजनीतिक दलों को मान्यता देना। यह कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस की देखरेख करता है और डिस्क्वालिफिकेशंस पर सलाह देता है। साथ ही यह राजनीतिक दलों के लिए पब्लिसिटी की व्यवस्था भी करता है। यूपीएससी का मुख्य कार्य मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सुनिश्चित करना है। यह सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट मेथड्स, कैंडिडेट सूटेबिलिटी, डिसिप्लिनरी मामलों आदि पर सिफारिशें करता है। ये अपनी रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को सौंपता है, जिन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एसपीएससी राज्य के न्यायिक सेवा मतलब जुडिशियल सर्विस में नियुक्तियों के लिए गवर्नर से सलाह मशवरा करता है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट गवर्नर को प्रस्तुत करता है, जिसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब इन निकायों की लिमिटेशंस क्या हैं? सीएजी के मामले में एक महत्वपूर्ण सीमा है सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर को लेकर। सीएजी के पास कंसोलिडेटेड फंड से धन की निकासी पर कोई अधिकार नहीं है। वह केवल खर्च होने के बाद ऑडिट करता है। ईसीआई के लिए कोई विशेष सीमा लागू नहीं होती है। यूपीएससी और एसपीएससी के लिए लिमिटेशंस ये हैं कि रिजर्वेशंस, ट्रिब्यूनल सिलेक्शंस और ग्रुप सी और डी सेवाओं और अस्थायी नियुक्तियों के मामले में इनकी भूमिका नहीं होती है। यूपीएससी पिछले वर्ष से अधिक अस्थायी नियुक्तियों का चयन नहीं कर सकता। और इन्हें हटाने मतलब रिमूवल की प्रक्रिया क्या है? सीएजी को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर। और ये प्रस्ताव साबित दुर्व्यवहार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता इनकैपेसिटी पर आधारित हो। सीईसी को भी हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को सीईसी की सिफारिश पर हटाया जाता है। यूपीएससी और एसपीएससी के सदस्यों को प्रेसिडेंट द्वारा दिवालियापन मतलब इंसॉल्वेंसी, दुर्बलता, इन्फर्मिटी या दुर्व्यवहार मिसबिहेवियर के आधार पर हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग होती है। इसमें एक और दिलचस्प बात है कि इलेक्शन कमीशन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विलय या विभाजन से संबंधित विवादों का भी समाधान करता है। यूपीएससी 2017 में यह प्रासंगिक था। सोर्स में एक छोटा बॉक्स है, द वॉचडॉग हु स्टॉप्ड कीपिंग द बुक्स। ये क्या बताता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। 1976 में भारत के सीएजी को लेखांकन मतलब अकाउंटिंग के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। इसने सीएजी की भूमिका को बदल दिया। पहले वह केंद्र और राज्यों दोनों के लिए चीफ ऑडिटर थे और केंद्र सरकार के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भी थे। अब सीएजी केवल ऑडिटर है, लेकिन कई राज्यों के लिए वह आज भी दोहरी भूमिका निभाते हैं, लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों। अब एक और बॉडी की बात करते हैं, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जेएसपीएससी। जेएसपीएससी का क्रिएशन राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। इसका ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है। इसका स्टेटस स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। इसके चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। वे अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। इनका टर्म 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है और ये अपनी एनुअल रिपोर्टिंग संबंधित राज्य के गवर्नर्स को देते हैं। चलिए अब दो और महत्वपूर्ण पदों की तुलना करते हैं, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आर्टिकल 76 पार्ट वी में है और वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। एडवोकेट जनरल का उल्लेख आर्टिकल 165 पार्ट 6 में है और वो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनकी संरचना और नियुक्ति कैसे होती है? अटॉर्नी जनरल एक सिंगल मेंबर पद है जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। एडवोकेट जनरल भी सिंगल मेंबर पद हैं जिनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल के लिए क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ एससी होना आवश्यक है।
इसका मतलब है वो भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक एमिनेंट जुरिस्ट हो। एडवोकेट जनरल के लिए क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ HC होना आवश्यक है, यानी भारत का नागरिक हो और भारत में 10 साल तक न्यायिक सेवा में रहा हो या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। इनका टर्म और रिजाइन करने की शर्तें क्या हैं? दोनों का टर्म संविधान में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट AG के लिए और प्लेजर ऑफ गवर्नर एडवोकेट जनरल के लिए पर निर्भर करता है, यानी निश्चित नहीं है। UPSC 2022 में ये पूछा गया था। AG अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को और एडवोकेट जनरल गवर्नर को देते हैं। क्या रिन्यूअल और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट संभव है? हाँ, दोनों पदों के लिए रिन्यूअल और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की अनुमति है। टेन्योर एक्सटेंशन भी अलाउड है। इनके एक्सपेंसेस और इंडिपेंडेंस के बारे में बताएं। दोनों के खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट पर चार्ज नहीं होते और उनकी इंडिपेंडेंस को बदला नहीं जा सकता। फंक्शंस और लिमिटेशंस क्या है? अटॉर्नी जनरल यूनियन का चीफ लीगल एडवाइजर होता है और एडवोकेट जनरल स्टेट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है। दोनों की सीमा ये है कि वे सरकार के खिलाफ सलाह या प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रिमूवल कैसे होता है? अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट को इस्तीफा देते हैं। परंपरागत रूप से जब सरकार या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बदलती हैं या इस्तीफा देती हैं तो वो भी इस्तीफा दे देते हैं। UPSC 2022 में ये रेलेवेंट था। एडवोकेट जनरल गवर्नर को इस्तीफा देते हैं और यहाँ भी सरकार बदलने पर इस्तीफा देने की परंपरा है। एक महत्वपूर्ण नोट ये है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल दोनों को विधायिका मतलब लेजिस्लेचर्स की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। UPSC 2013 के अनुसार वे सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों मतलब प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज का भी आनंद लेते हैं। आखिर में एक और बॉक्स है, पावरफुल वॉइसेस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल के बारे में है। ये स्पष्ट करता है कि अटॉर्नी जनरल के अलावा ये पद कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वे स्टैट्यूटोरी हैं और अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए बनाए गए हैं। वे देश के शक्तिशाली कानूनी सलाहकार हैं, लेकिन उनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर SCs यानी NCSC, नेशनल कमीशन फॉर STs यानी NCST और नेशनल कमीशन फॉर BCs NCBC। ठीक है, तो इनकी संवैधानिक नींव क्या है? संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो तीनों ही संविधान के पार्ट XX का हिस्सा हैं। NCSC का जिक्र मिलता है आर्टिकल 338 में और NCST? NCST का जिक्र है आर्टिकल 338A में और NCBC आता है आर्टिकल 338B में। मतलब ये आर्टिकल्स ही इन्हें अपनी शक्तियां और अधिकार देते हैं। आर्टिकल्स तो ठीक हैं, लेकिन इनकी कहानी, इनका जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा दिलचस्प है। NCSC और NCST की यात्रा तो एक साथ ही शुरू हुई थी, है ना? बिल्कुल। मूल संविधान के आर्टिकल 338 में SC और ST दोनों समुदायों के लिए सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर का प्रावधान था। बस एक अधिकारी, हाँ, बस एक व्यक्ति की व्यवस्था थी जो इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए रिपोर्ट तैयार करता था। तो फिर एक अकेले अधिकारी से एक मल्टी मेंबर कमीशन तक का ये सफर कैसे तय हुआ? वो सफर कई चरणों में हुआ। 1987 में सरकार ने एक रेजोल्यूशन के जरिए इस सिंगल ऑफिसर सिस्टम को एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन में बदल दिया। और इसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। सही। और यहाँ नॉन स्टैट्यूटरी शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब है कि इसे संसद के कानून से नहीं बल्कि सिर्फ एक सरकारी आदेश से बनाया गया था। और फिर इसे संवैधानिक दर्जा मिला, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 ने इस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। वो क्या? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस संशोधन में ये महसूस किया गया कि SC और ST समुदायों के मुद्दे और उनकी जरूरतें वो काफी अलग अलग हैं। अच्छा, तो इसलिए एक ही कमीशन दोनों के साथ न्याय नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो 2003 के इस संशोधन ने कमीशन को दो अलग अलग निकायों में बांट दिया। NCSC जो आर्टिकल 338 के तहत काम करता है और NCST जो आर्टिकल 338A के तहत काम करता है। और ये दोनों अलग अलग कमीशंस कब अस्तित्व में आए? ये दोनों सेपरेट कमीशंस 2004 में अस्तित्व में आए। ठीक है, अब NCBC की कहानी पर आते हैं, जो इन दोनों से काफी अलग है। हाँ, NCBC की कहानी एक तरह से भारत में आरक्षण की राजनीति के विकास को दर्शाती है। इसे 1993 में प्रसिद्ध मंडल के इस जजमेंट के बाद एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसे संसद के एक कानून द्वारा बनाया गया था, पर यह संवैधानिक निकाय नहीं था। करेक्ट। तो इसे संवैधानिक दर्जा कब और क्यों मिला? सोर्स में इस पर UPSC 2023 का टैग भी लगा है, मतलब ये हाल के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसे संवैधानिक दर्जा हाल ही में मिला है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए। इसके तहत आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया। इसका मतलब अब इसकी स्थिति NCSC और NCST के बराबर हो गई है। बिल्कुल। ये अब सिर्फ एक सलाहकार निकाय नहीं बल्कि OBC अधिकारों का एक संवैधानिक प्रहरी बन गया है। चलिए अब इन कमीशंस की बनावट मतलब इनके स्ट्रक्चर एंड टर्म्स को समझते हैं। हेड और मेंबर्स में क्या अंतर है? देखिए, NCSC और NCST दोनों में एक चेयरपर्सन
एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य मेंबर्स होते हैं। और एनसीबीसी में? जबकि एनसीबीसी में एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 5 अन्य मेंबर्स होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या सदस्यों के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन तय की गई है? यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही कमीशंस में सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता संविधान में स्पेसिफाइड नहीं है। अच्छा, तो ये सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाँ, कि वो अपने विवेक से सामाजिक कार्यकर्ता या विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकें। और कार्यकाल के बारे में क्या प्रावधान है? और एनसीएसटी के लिए टर्म 3 साल का तय है। एनसीबीसी के लिए भी टर्म 3 साल ही है, लेकिन ये जानकारी संविधान में नहीं बल्कि एनसीबीसी रूल्स 2018 में दी गई है। और क्या इन सदस्यों को हटाया जा सकता है या वो दोबारा नियुक्त हो सकते हैं? तीनों ही कमीशन के सदस्यों को हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। जहां तक रिन्यूअल, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट या टेन्योर एक्सटेंशन की बात है, तो सोर्स ये साफ करता है कि इन सब की अनुमति नहीं है। ये उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल। अब इनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर आते हैं। तीनों कमीशन के एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका क्या मतलब है? चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इनके खर्चों पर संसद में मतदान नहीं होता। ये उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है ताकि वे बिना किसी सरकारी दबाव के अपना काम कर सकें। और इंडिपेंडेंस के बारे में? एनएससी और एनसीएसटी के लिए सोर्स में लिखा है कैन नॉट बी वेरीड, यानी उनकी सेवा शर्तों को उनके कार्यकाल के दौरान बदला नहीं जा सकता। एनसीबीसी के लिए? नॉट एप्लीकेबल लिखा है। चलिए, अब इनके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी फंक्शंस पर आते हैं। तीनों का मूल काम तो अपने अपने समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। एनएससी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एनसीएसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और एनसीबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करता है। सोर्स में रिमूवल पॉइंट फिर से मेंशन किया गया है बाय प्रेसिडेंट। अब कुछ अदर एस्पेक्ट्स पर आते हैं जहां से इनकी शक्तियों की असली तस्वीर सामने आती है। हाँ, तो तीनों ही कमीशंस में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इनके पास पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट होती है। इसका मतलब? इसका मतलब किसी भी मामले की जांच करते समय वे किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकते हैं, शपथ पर सबूत ले सकते हैं और किसी भी अदालत या कार्यालय से पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकते हैं। अच्छा, साथ ही द कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, मतलब वे अपनी कार्यप्रणाली खुद तय कर सकते हैं। यहाँ कुछ खास बातें भी हैं, जैसे एनसीएससी सिर्फ एससी समुदाय तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के संबंध में भी वैसे ही काम करता है जैसे एससी समुदाय के लिए करता है। और एक और रोचक तथ्य, हाँ, कि 2018 तक जब तक एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, तब तक एनसीएससी ही ओबीसीज से जुड़े मामलों को भी देखता था। आर्टिकल 338B के आने से इसे इस जिम्मेदारी से राहत मिली। और एनसीएसटी के पास तो कुछ अतिरिक्त और बहुत विशिष्ट शक्तियां हैं। हाँ, एनसीएसटी विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह पीएसएए एक्ट 1996 के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करता है। इसके अलावा यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कम करने, आदिवासियों की आजीविका में सुधार करने, उनकी जमीनों से बेदखली को रोकने और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनके मालिकाना हक को सुनिश्चित करने जैसे उपायों पर भी सलाह देता है। और एनसीबीसी के बारे में सोर्स कहता है कि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर सलाह देता है और उसमें पार्टिसिपेट भी करता है। तो हमने देखा कि कैसे एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का काम करते हैं। अब हम उन संस्थाओं की ओर बढ़ते हैं जो देश के वित्तीय संतुलन को बनाए रखती हैं। फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल और साथ ही स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हाँ, चलिए इनके एस्टैब्लिशमेंट और स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। कैटेगरी वाइज देखें तो फाइनेंस कमीशन यानी एफसी का जिक्र आर्टिकल 280 पार्ट 12 में है। जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटीसी आर्टिकल 279A पार्ट 12 में है। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एसओएलएम का जिक्र आर्टिकल 350B पार्ट 17 में है। इनके बनने की प्रक्रिया भी अलग-अलग है। बिल्कुल। फाइनेंस कमीशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। इसे हर 5 साल में प्रेसिडेंट द्वारा गठित किया जाता है। और जीएसटीसी को 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 द्वारा बनाया गया था, जो भारत के टैक्स सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव था। और एसओएलएन को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। आपने फाइनेंस कमीशन को क्वाजी जुडिशियल बॉडी कहा, इसका क्या मतलब है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी यानी ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसका मतलब है कि इसके पास सबूतों की जांच करने और गवाहों को बुलाने जैसे कुछ अधिकार अदालतों की तरह होते हैं, ताकि ये अपनी सिफारिशें ठीक से तैयार कर सकें। एग्जैक्टली। अब इनके कॉम्पोजिशन को समझते हैं। इन संस्थाओं के प्रमुख कौन होते हैं? एफसी के हेड चेयरमैन होते हैं, जीएसटीसी की अध्यक्षता यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं और एसओएलएम के हेड कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहलाते हैं। और मेंबर्स की बात करें तो एफसी में चेयरमैन के अलावा 4 और मेंबर्स होते हैं। जीएसटीसी में सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और केंद्र की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस शामिल होते हैं। और एसओएलएम में नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। हाँ, जबकि जीएसटीसी का गठन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होता है। टर्म की बात करें तो एफसीआई का टर्म 5 साल का होता है और मेंबर्स अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं। जीएसटीसी और एसओएलएम के लिए टर्म स्पेसिफाइड नहीं है।
अच्छा, और रिन्यूअल और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में भी एक की डिफरेंस है जो ध्यान देने लायक है। हाँ, एफसीआई के मेंबर्स रीअपॉइंटमेंट के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की अनुमति नहीं है। जीएसटीसी और एसओएलएम के लिए ये लागू नहीं होता। अब इनके ऑपरेशनल डिटेल्स पर आते हैं। इनके खर्चे कौन उठाता है? एफसीआई के खर्चे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उठाते हैं, जबकि एसओएलएम के खर्चे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उठाए जाते हैं। जीएसटीसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और इंडिपेंडेंस के मामले में? एफसी के लिए कैन नॉट बी वेरीड लिखा है, जबकि एसओएलएम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अधीन काम करता है। यहाँ जीएसटी काउंसिल का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसका कोरम और वोटिंग सिस्टम काफी यूनिक है। बताइए जरा इसके बारे में। जीएसटीसी की बैठक के लिए कोरम यानी न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति 50% है और कोई भी फैसला 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है। मतलब जो मेंबर्स मौजूद हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनकी 3/4 मेजॉरिटी से। सही। इसकी तुलना में फाइनेंस कमीशन की भूमिका सिर्फ एडवाइजरी यानी सलाहकारी है। और जीएसटीसी का वोट वेट, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। सेंटर का वोट वेट है 1/3 और सभी स्टेट्स का मिलाकर है 2/3। इसका मतलब है कि कोई भी फैसला न तो अकेले केंद्र ले सकता है और न ही सारे राज्य मिलकर केंद्र की मर्जी के बिना ले सकते हैं। दोनों को साथ आना ही होगा। अब इनके फंक्शंस को देखते हैं। फाइनेंस कमीशन का मुख्य काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है फिस्कल फेडरलिज्म को बैलेंस करना। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स से होने वाली कमाई के बंटवारे का फॉर्मूला तय करता है। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राज्यों को दिए जाने वाले ग्रांट सेनेट के सिद्धांत भी तय करता है और प्रेसिडेंट द्वारा भेजे गए किसी भी अन्य वित्तीय मामले पर सलाह देता है। और जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस में उन सभी टैक्सेस, सेसेस और सरचार्जेस पर रिकमेंडेशंस देना शामिल है जिन्हें जीएसटी में मर्ज किया जा सकता है। ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी कुछ कर सकता है। हाँ, यह प्राकृतिक आपदाओं के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्पेशल रेट्स का सुझाव भी दे सकता है। सोर्स में कुछ नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर एटसेट्रा के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, इन राज्यों की विशेष भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल इनके लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश कर सकता है। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का फंक्शन तो सीधा है। हाँ, भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। ये अपनी रिपोर्ट्स किसे देते हैं? एफएलसी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपती है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। जीएसटीसी अपनी रिकमेंडेशन सेंटर और स्टेट्स को देती है। और एसओएलएम? एसओएलएम अपनी रिपोर्ट यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के माध्यम से प्रेसिडेंट को भेजता है। लिमिटेशंस की बात करें तो एफएलसी की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, वे एडवाइजरी होती हैं और इसके मेंबर्स को प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। हाँ, हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जीएसटीसी का एचक्यू न्यू दिल्ली में है, एसओएलएम का एचक्यू भी न्यू दिल्ली में है, पर इसके रीजनल ऑफिसेज बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में भी हैं। और अदर एस्पेक्ट्स में एफएलसी फिस्कल फेडरलिज्म को बैलेंस करता है। जीएसटीसी में चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी एक नॉन वोटिंग परमानेंट इनवाइटी होते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रदान करते होंगे। हाँ, और एसओएलएम ये सुनिश्चित करता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उनका पालन हो रहा है या नहीं। अब कुछ बहुत ही स्पेसिफिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे पूछ ली जाती हैं। फाइनेंस कमीशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो 1951 में बनी थी, उसके चेयरपर्सन थे केसी नियोगी। और 15 फाइनेंस कमीशन 2021 के चेयरपर्सन थे एनके सिंह। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 पॉइंट्स बताते हैं कि इस कमीशन में कितनी डाइवर्स एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। पहला, मेंबर एक हाईकोर्ट का जज हो या उस पद के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा, उसे फाइनेंस और अकाउंट्स का स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। तीसरा, उसे फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वाइड एक्सपीरियंस हो। और चौथा, उसे इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर फंड डिस्ट्रीब्यूशन? 15th फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरिया को समझना जरूरी है, जिस पर सोर्स में यूपीएससी 2023 का टैग भी है। हाँ, ये क्राइटेरिया ही तय करते हैं कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। तो जरा इन्हें विस्तार से समझाइए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिलता है। इनकम को सबसे ज्यादा 45% वेटेज दिया गया है। इसका मकसद इक्विटी है, यानी जो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा हिस्सा मिले। सही, लेकिन दूसरी तरफ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% वेटेज दिया गया है, जो उन राज्यों को रिवॉर्ड करता है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम किया है। मतलब ये दोनों क्राइटेरिया एक दूसरे के विपरीत भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी टेंशन को मैनेज करना फिस्कल फेडरलिज्म का दिल है। इसके अलावा पॉपुलेशन 2011 को 15%, एरिया को 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10%। और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स को 2.5% वेटेज दिया गया है। एग्जैक्टली। ब्लू प्लस बॉक्स है जो एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। ये एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसका आधार क्या था? इसका आधार था कि ये योजना नागरिकों के राइट टू नो
यानी जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है। और ये राइट टू नो कहाँ से आता है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक अभिन्न अंग है। मतलब एक वोटर को ये जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को पैसा कहाँ से मिल रहा है। हाँ। और अब एक और बेहद अहम टॉपिक, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति। पहले क्या सिस्टम था? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स यानी ईसीज की नियुक्ति प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश पर करते थे। मतलब प्रभावी रूप से ये फैसला प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का होता था। लेकिन अनूप बारानवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस ने इस व्यवस्था को बदल दिया। हाँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 और लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट 2015 का हवाला देते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का अलेनिगर अधिकार नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश की। उस कमेटी में कौन कौन शामिल थे जो सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड की थी? एससी द्वारा रिकमेंडेड कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन शामिल थे, या फिर लोकसभा में लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी की नेता। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में ज्यादा संतुलन और निष्पक्षता लाना था। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद सरकार एक नया एक्ट लेकर आई और यहाँ बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इसने पुराने 1991 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया। सही। तो इस नए एक्ट में न्यू सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इस नए एक्ट के तहत प्रेसिडेंट एक 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नियुक्ति करते हैं, लेकिन इस कमेटी की संरचना बदल दी गई है। कैसे? अब इसमें प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन मिनिस्टर जिसे पीएम नॉमिनेट करेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से हटाकर उनकी जगह एक यूनियन मिनिस्टर को शामिल कर लिया गया। सही। और इस सिलेक्शन कमेटी को नाम सुझाने के लिए एक सर्च कमेटी भी है जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। ये कमेटी 5 उम्मीदवारों का एक पैनल सिलेक्शन कमेटी को देती है। तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और हाल के डेवलपमेंट्स का एक बहुत ही डिटेल ब्रेकडाउन देखा। एनसीएससी, एनसीएसटी से लेकर फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रक्रिया तक। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये बॉडीज हमारे गवर्नेंस के पिलर्स हैं। ये सामाजिक न्याय, वित्तीय संतुलन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करते हैं। और इनका इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव तरीके से काम करना डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, और यही वजह है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद हम एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। The 2023 Act on Election Commissioner Appointments changed the composition of the selection committee that was recommended by the Supreme Court, notably replacing the Chief Justice of India with a Union Minister. This raises an important question for reflection. इस बदलाव का भारत के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों में से एक की स्वतंत्रता की धारणा पर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं?